पंकज मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि प्रतीक निर्णय करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। पंकज मिश्रा जी, श्री शिवम अवस्थी जी, भाई पंकज मिश्रा जी जाने का ऊपर पढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने जा रहे हैं। पंकज मिश्रा जी, शिवम अवस्थी जी, शिवम अवस्थी जी, रवि पांडे जी, श्री प्रमोद अवस्थी जी, अनूप अवस्थी जी, आप मेरे बहन शिवम अवस्थी जी, शिवम अवस्थी जी, रवि पांडे जी, आप हमारे बीच में प्रेम मोहन बापे जी है, आप भी आ जाइए और फरसा लेकर करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हाय विजय मोहन बापे जी, भगवान अवस्थी जी, मोनू मिश्रा जी और हमारे बीच में पूर्वा की चेयरमैन श्रीमती रेणु गुप्ता भी उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी है, श्रीमती रेणु गुप्ता जी। श्रीमती रेणु गुप्ता जी हमारे बीच में बहुत वयोवृद्ध है, जिनकी उम्र करीब 96 साल है और पूर्वा विधानसभा से 2 बार प्रमुख रहे हैं। प्रेम नारायण मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। मैं रेणु गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा वो उनका भी सम्मान करने का काम करें। रेणु गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा उनका भी सम्मान करने का काम करें। और पूर्वा से डॉक्टर सजीव जी हैं और वो मुख्य सचिव को तलवार भेंट करने का काम कर रहे हैं। सजीव जी, डॉक्टर सचिव जी, भाई पंकज, आप लोग मंच की गरिमा को बनाए रखें। जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो लोग प्रतीक जी लेकर के स्थान को छोड़ने का काम करें। तो जो ब्रजेश मोहन वाजपेयी जी, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन उन्नाव, आइए ब्रजेश मोहन वाजपेयी जी इधर आप लोग के दाहिने तरफ खड़े हुए हैं। कृपया आप लोग जो लोग प्रतीक चिन्ह में दे चुके हैं वो कृपया मंच से नीचे उतर जाने का कष्ट करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और आप मीडिया के बंधुओं के अलावा यहाँ पे जो भी लोग हैं वो किनारे होने का काम करें। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अभी भाव में बोलते मीडिया बंधुओं को आप लोगों से अनुरोध है कि अभी माननीय मिश्रा जी आप लोगों से बात करेंगे। अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और इस मंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस मंच से जो भी लोग हैं वो थोड़ा नीचे उतर जाने का काम करें। नीति आनंद जी हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे बड़े भाई सपोज से अनुरोध करूंगा कि हमने निकाल करने का काम करे और हमारे कुछ साथी मोहन एडवोकेट जी माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धर्म कुमारी जी हैं जो हाईकोर्ट लखनऊ के उपाध्यक्ष हैं। आप सभी लोग प्रतीक चिन्ह पे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने का काम कर रहे हैं।
लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप लोग माननीय मंत्री जी को प्रतिदिन भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग थोड़ा मंच की गरिमा को बनाए, प्लीज मैं कह रहा हूँ, आप लोग मंच की गरिमा को बनाए रखने का काम करें। जो भी लोग प्रतीक चिन्ह दे चुके हैं, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी आकर के हम लोगों को संबोधित करने का काम दे। माननीय मंत्री जी, अनुप अवस्थी जी, आशीष त्रिपाठी जी, आशुतोष जी, दासू जी, पंखा बंद करवा दिया जाएगा, खाना बंद कराना। जी जी जी। सारे चेहरे जो एक समय में हम सब लोग क्या कहूँ शब्द नहीं मिल रहे, लेकिन सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज से 70 साल पहले पंडित लोग खत्म हो गया क्यों भैया? शुरू करिए ना, अभी हम शुरू करते बताया आप लोग संघ बना करके
मेरे भाई। बैठिए। तो तुम लोग आगे आगे फिर हम क्या करें? सुरक्षित वहां से तो लेना पड़ेगा। शुरू किया जाए। देखिए, ये महायज्ञ शुरू होने जा रहा है और सब लोग जो लोग अपने अपने मनों में मंत्र नहीं दोहराए हुए, सब लोग अपने अपने मनों में मंत्र दोहरा लीजिएगा। 17 साल बाद हम लोगों को अब मौका आया है। थोड़ी गलती हम लोगों को हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बार हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि जब तक ब्रह्म समाज के मान सम्मान को इस उत्तर प्रदेश में दोबारा स्थापित नहीं कर लेंगे, हमारा ब्रह्म समाज शांति से बैठने का काम नहीं करेगा। इसीलिए लोकसभा वालों का आज हाथ बढ़ाया। हम सब किसी को सताते नहीं है। मुझे याद है 2004 के पहले का मंदिर, 2004 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण फैल गया था कि हम सब लोग आपदाओं से परेशान हो गए थे। हमारा उन्ना जनपद में अछूता नहीं था। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हर दूसरा चेहरा मेरा जानने वाला मिल रहा है और देख के फिर कचरा गदगद हो जा रहा है। अरे वाह, सारे पंडित जी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और हम लोग को इस धरती पर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो 2022 पे सरकार बनाने से अब रोका है। ये मैं उन्नाव की धरती पर कहीं जाना चाहता हूँ आपके बीच में और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। आप लोगों से खूब वार्ता किया है, खूब चर्चाएं हुई है, यहाँ से लेकर के बिहार तक, बक्सर तक, बालाकोट, सफेदपुर, अचलगंज, कहाँ नहीं, यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं जिनके घरों में रोटी खाने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों को एक बार प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया बाइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद करने की बात करें। लेकिन एक बात कहीं जाना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र को ये चंद्रशेखर आजाद जी की धरती है। इस धरती पर क्रांतिकारियों ने पैसा लिया है, क्रांतिकारी यहाँ पर पैदा हुए हैं। मैं आप सबको ये सबक लेकर के जाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ब्रह्म समाज पर अत्याचार करने का काम किया है, जिन्होंने ब्रह्म समाज के मान सम्मान के साथ सेवा करने का काम किया है, उसको हम उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं रहने देंगे। उसको उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाना होगा, चाहे उत्तराखंड चला जाए, चाहे गुजरात चला जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृपया बाइक पर आए, उनके विचारों को सुनिएगा, अपने साथ लेकर के जाइएगा, अपने मन में, अपने दिलों में, अपने हृदय में उसको वास करा करके पूरे के पूरे उन्नाव जनपद के बेछा से लेकर के और असल तक सबके घरों में संदेश को पहुंचाने का काम करिए कि ब्रह्म समाज अब जान चुका है और उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीमा से उखाड़ देने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारे सभी मिश्रा जिंदाबाद, हमारे सभी मिश्रा जिंदाबाद, हमारे मिश्रा संघर्ष करो। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री नागेश्वर द्विवेदी जी सेक्टर संयोजक, श्री योगेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र प्रताप गौतम जी, पंकज मिश्र जी, शिवम अवस्थी जी, रविशंकर पांडे जी पूर्व प्रत्याशी, श्री ललित तिवारी जी भारतीय अवध बार एसोसिएशन, श्री भूषण पांडे जी, अनिल पांडे, राम कुमार पांडे, उमाशंकर दीक्षित, आशीष द्विवेदी, मनीष मिश्रा संयोजक विधानसभा, श्री विपिन द्विवेदी जी विधानसभा संयोजक, मनीष पांडे, प्रेम शंकर पांडे जी, विश किशोर वर्मा जी, मोहम्मद अवस्थी जी, पारुल द्विवेदी जी, शरद शुक्ला जी, सभी बहुत लंबी लिस्ट है। और हमारे उन्नाव बार एसोसिएशन के लिए सभी सम्मानित एडवोकेट विजय मोहन वाजपेयी जी, पूर्व महामंत्री श्री अनुराग वाजपेयी जी,
शिव प्रकाश वाजपेयी एडवोकेट, विजय कुमार तिवारी एडवोकेट, पंडित शैलेश शर्मा, प्रदीप कुमार शुक्ल, सुनील कुमार पांडे जी, ज्ञान शंकर मिश्रा जी, महेंद्र कुमार जी, राकेश सिंह जी, विजय सिंह जी तथा सभी यहाँ पर आए हुए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक और हमारे मीडिया के साथी। आप लोगों को काफी देर से इंतजार करना पड़ा इसलिए क्योंकि हम लोग कन्नौज से अपनी जनसभा करके और फिर वहां आपके बीच में आए और 23 आज तो 24 तारीख हो गई। पिछले महीने की 23 जुलाई से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की और पूरे प्रदेश में जाकर हर जिले में और लगभग रोज 2 जिलों में जाकर के आप लोगों के बीच में, अपने ब्राह्मण समाज के बीच में और विद्युत हम लोग के जो लोग हैं समाज के बीच में, सभी के बीच में जाकर के हम लोग अपनी बात रखने का काम करें। और ये तय किया, संकल्प किया कि जब तक पूरा उत्तर प्रदेश हम नहीं घूम लेंगे और पूरे 75 जिले पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते हैं। भाइयों, आज इस समय हम आपके बीच में गोष्ठी कर रहे हैं। ऐसा वक्त है, ऐसा समय है जब पूरा उत्तर प्रदेश, जो अभी की मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर के, परेशान होकर के और इंतजार कर रही है कि कब सन 2022 आएगा। धीरे धीरे इंतजार की घड़ी भी खत्म हो रही है। सिर्फ 3 महीने रह गए, 3 महीने से 4 महीने का और इंतजार का वक्त रह गया है और उस ये इंतजार भी लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है। जहां जहां हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि ये 4.5 वर्ष हमने किस तरह से बिताए हैं, ये हमें लोग जानते हैं। कितने झूठे वादे किए गए, वोट देने के नाम पर किस तरीके से समाज के बीच में गए, हर समाज के बीच में, हर लोगों से तरह तरह के झूठे वादे करके उनसे वोट मांगने का काम किया, धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम किया, हर तरीके के प्रलोभन देकर के वोट मांगने का काम किया और उसके बाद क्या किया? वोट मांगने के बाद इस प्रदेश की जनता को चोट पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप देख रहे हैं कि इन्होंने जब वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए तो क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में पहुंच जाएंगे। 15 नए पैसे भी किसी के खाते में नहीं पहुंचे। 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे, ये वादा करा, नौजवानों से वोट मांगा और क्या किया उसकी जगह? नौजवानों ने जब आंदोलन किया कि हमारी कहां पर है हमारी नौकरियां, जो आपने वादा किया था, तो उनको लाठियों से भगाने का, दौड़ाने का, मारने का काम करते। नौजवानों ने जब बहुत ज्यादा इनको घेर लिया और कहा कि आपने तो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और उसकी जगह हर वर्ष 1.5 से 2 करोड़ नौकरियां लेने का काम कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा धोखा क्यों किया? तो कहते हैं कि आप नौकरी की उम्मीद छोड़ दीजिए और नौकरी तो नहीं दे सकते, आप अपना खुद का धंधा कर लीजिए। अब ये PhD होल्डर, डिग्री होल्डर सबने पूछा कौन सा धंधा कर लेना, तो कहते हैं कि आप पकौड़े बेचने का काम करें, आप पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा बेचना कोई हम लोग गलत चीज खास सोच, हमारी पार्टी पकौड़ा बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, कुलचे वाले, रिक्शे वाले, हमारी तो पार्टी ही गरीबों के लिए, लेकिन धोखा देने का काम नहीं करती। इन्होंने तो धोखे में इन लोगों से कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे और पक्की नौकरियां देने का काम करेंगे, लेकिन नौकरियां देने की जगह नौकरियां छीनने का काम किया। और किस तरीके से जहां जहां सरकारी नौकरियां होती थी, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम होते थे इस देश के, चाहे वो ONGC हो, HAL हो, ऑयल कंपनियां हो, रेलवे हो, बिजली घर हो, पावर स्टेशन हो, जितनी भी जगह हो, अब तो लाइफ इंश्योरेंस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, बैंकों को भी नहीं छोड़ा। इन सारी जगहों पर जो लाखों की संख्या में हर साल नौकरी आती थी, इसको इन्होंने लेकर के अपने चुनिंदा कुछ जो उद्योगपति हैं, जिनसे ये करोड़ों अरबों रुपया लेते हैं अपनी पार्टी चलाने के लिए, चुनाव होने के लिए, उनके हाथों में बेचने का काम करती है। ये संपत्ति इनकी नहीं थी, इस देश की संपत्ति थी।
इस देश में जो आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोगों ने टैक्स लेकर के इस संपत्ति को बनाने का काम किया था, लेकिन इन्होंने इस संपत्ति को इनके नाम पे बेच के, कौड़ियों के दाम पर बेच करके और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से सारी चीजें इन्हीं के हाथों में फिर से छोड़ने का काम करती है। आपने देखा किस तरह से किसान आंदोलित है। किसानों से कहा था कि हम 2 गुना तुम्हारी आमदनी कर देंगे, और आज क्या है, आमदनी तो 2 गुना छोड़िए, उसकी आमदनी तो 0 हो गई, शून्य हो गई, लेकिन उसके साथ साथ में तो अब तो उसकी जमीन भी लेने की योजना बनाई। उसके पास जो जमीन थी उसकी पूंजी, उसके लिए 3 कानून बना दिए, और ऐसे कानून बनाए जिसके तहत में उसको मजबूरन ठेके में जमीन लेनी पड़ेगी, और जब जमीन दे देगा तो उसके बाद उपज का पैसा 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद कह देंगे कि उपज नहीं हुई, कीड़े पड़ गए, खाद अच्छी नहीं थी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, और उसके बाद वो जमीन जो ठेके में इन्होंने जमीन पट्टे करा दिए अपने नाम पे, वो जमीन दोबारा किसानों के पास वापस नहीं आने वाली। और इसीलिए किसान आंदोलित है, पूरे प्रदेश में, देश में आंदोलित है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों को इन्होंने कह दिया था, आश्वासन दे दिया था कि हम तुम्हें जमीन भी दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा पूरा देश को मिल गया, जमीनें नहीं मिली, वो भी चाहिए, तो इन्होंने उनको वादा कर रखा है, इसलिए उससे वापस नहीं हट रहे, पीछे नहीं हट रहे। 500 से ज्यादा किसान मर चुका है अब तक आंदोलन में, हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी हम लोग उनके आंदोलन में शरीक हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। ये वो पार्टी है जो कि कहती थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं से कहा कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हें मुफ्त सिलेंडर देंगे, और आज क्या स्थिति है, जो 200 रुपए का सिलेंडर था वो धीरे धीरे बढ़ करके 1000 के ऊपर चला गया। इस तरह से इन्होंने बहुत, जिस तरह से पेट्रोल दाम बढ़ाने का काम किया, 60 रुपए से 110 पहुंचा दिया, सारी चीजों के दाम बढ़ गए, अपने आप बढ़ गए, और इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जानते हैं फिर से आएंगे, फिर प्रलोभन देंगे, फिर धर्म के नाम पे, किसी और नाम से हम फिर से वोट ले लेंगे। इन्होंने महिलाओं से कहा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है। समाजवादी पार्टी जब आती है, आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के आते ही लूट मार, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगा फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है, खुल करके शुरू हो जाती है, चाहे 2003 में हो और चाहे 2012 में हो। लोगों ने सोचा कि ये कह रहे हैं हम वैसी सरकार नहीं देंगे, तो चलो इनको दे देते हैं। महिलाओं ने खास तौर से सोचा हमारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या नतीजा निकला? आज के रोज महिलाओं का हर 2 घंटे में, एक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है। इस तरह का प्रदेश हम लोगों को, ऐसी सुरक्षा इन्होंने देने का काम महिलाओं को किया। इन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम किया। फिर से मांगेंगे आपसे कि हम तो धर्माधिकारी हैं, हम ही तो धर्म के ठेकेदार हैं, हम ही तो धर्म को चलाने का काम करते हैं, इसलिए हमको तुम वोट दे दो। राम के नाम पे वोट मांगते हैं, इसीलिए हम अयोध्या गए थे। हमने अपनी शुरुआत अयोध्या से की थी। हमने भी कहा देखे तो जाकर के अयोध्या के नाम पे इन्होंने सन 93 से लेकर के, और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था तब तक लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे। तो अब तो निर्णय आ गया सर्वोच्च न्यायालय का, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, उसमें इनका कोई योगदान नहीं। ये तो बहुत दुखी हो गए थे अचानक से जब निर्णय आ गया। इन्होंने तो सोचा कि लो हमारा तो मुद्दा ही खत्म हो गया, अब हम किस नाम से वोट मांगेंगे। इतना दुखी चेहरा इनका कभी आपने पहले नहीं देखा होगा, जितना निर्णय आने के बाद आपने देखा होगा इनका टीवी में और अखबारों में, क्योंकि ये परेशान थे अंदर से। और अयोध्या जब हम गए तो हमने सोचा कि इतना रुपया है, अयोध्या नगरी तो सोने की नगरी हो गई होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से इनकी सरकार आई है तो 20,000 करोड़ रुपए सरकारी धन भी कहते हैं हमने अयोध्या में लगा दिया था। लेकिन जब अयोध्या में गए हम तो वहां तो हमें कुछ भी नहीं दिखा, और वहां पर तो अयोध्या का हाल, ये शहर, पूरे शहर में घूमे, इतना बेहाल है जो उत्तर प्रदेश का पूरा बेहाल पूरे उत्तर प्रदेश का इस समय है। हमको पूरे उत्तर प्रदेश
और वो भी अपनी गाड़ी से घूम रहे हैं। कहीं पर भी एक भी ऐसा जिला नहीं मिला जिसमें कहा जा सके कि यहाँ पर तो सब ठीक ठाक है। पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त चल रहा है इस समय। लेकिन अयोध्या तो उनसे सबसे ज्यादा खराब है। जो सबसे खराब जिला होगा उससे ज्यादा हालत अयोध्या के खराब है। और अयोध्या इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि हम जाए, क्योंकि इन्होंने जब निर्णय आया तो उसके बाद फिर से झोला लेकर के सबके पास भेज दिया, पूरे प्रदेश में भेज दिया। अपने लोगों को कहा झोला लेके जाओ और उनसे पैसा मांगो। इस बात का हमको राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर के लिए फिर से पैसा इकट्ठा करने लगे और एक दो नहीं 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया फिर से इकट्ठा कर लिया। और वो रुपया क्या कहां इस्तेमाल हो रहा है? अयोध्या में तो राम मंदिर के नाम से कुछ भी नहीं, वहां तो न्यू भी नहीं पड़ी। भूमि पूजन 1 साल पहले जरूर किया था इन्होंने, और भूमि पूजन के नाम करके बाद में देखिए भूमि पूजन नहीं किया था। वो तो खाली दिखावा था, छलावा था, लोगों को धोखा देने के लिए कि हम तो अयोध्या नगरी में मंदिर की नींव डाल रहे हैं, अब तो हम मंदिर बना देंगे साल भर में, अगले साल जब आप लोग आएंगे तो मंदिर मिलेगा। ये बात ये हर साल कहते हैं। और लेकिन कहा क्या था इन्होंने तो ईंट पूजन किया था। 5 ईंटों को रख करके और ईंट पूजन करने का काम किया था, न्यू पूजन नहीं किया था, न भूमि पूजन किया था। और उन ईंटों को ले जाकर के बाद में कहां फेंक दिया? सरयू नदी में डाल दिया। ये कहां क्या है कुछ पता नहीं। अयोध्या में तो सिर्फ सरयू घाट, वहां के जो घाट है, वहां पर जब हम गए दर्शन करने, जलाभिषेक और दूराभिषेक करने के लिए, तो देखा कि जो घाट बहुजन समाज पार्टी की सरकार के द्वारा बने थे, जो हम लोगों ने तब बनाए थे, उसके अलावा वहां कोई काम नहीं हुआ। मंदिर के नाम पे, भगवान राम के नाम पे जो वोट लेता हो और वोट लेकर के फिर धोखा देने का काम करता हो, ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय भारतीय जनता पार्टी की। उन्हीं की हिम्मत हो सकती है कि भगवान को भी धोखा देने का काम करो, उनका नाम बेचो और बेच करके वोट लो, नोट लो, और नोट लेने के बाद कह दो कि अब तो हम लोग आपको ठोकने की नीति बना रहे हैं और ठोकने का काम करेंगे। आपने देखा किस तरह से आज ब्राह्मण समाज के ऊपर और दलित समाज के ऊपर पूरे प्रदेश में किस तरह से ये आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, कितनी हत्याएं हो गई ब्राह्मण समाज के लोगों की। एक दो की हो बात तो बताएं आपको, सैकड़ों की संख्या में। और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही, सिर्फ दलित समाज के लोगों के मकान भी ढाए जा रहे हैं, झोपड़ियां भी तोड़ी जा रही, बलात्कार भी हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी शह करने वाले, इनके जो लोग हैं उनके ऊपर इनका हाथ रहता है कि अगर बलात्कार भी किया तो चिंता न करो, हम तो तुम हमारे अपने आदमी हो, तुम निश्चिंत रहो। और लेकिन ब्राह्मण समाज के उन्होंने आते ही अपना रूप दिखा दिया था। याद करिए 2017 की बात, जब इनकी सरकार आई थी, आते ही इन्होंने ठीक समाजवादी पार्टी की तरह काम करना शुरू कर दिया था। जहां तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, इन्होंने आते ही 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को जो रायबरेली में रहते थे एक गांव में, उनको मरवाने का काम किया, उनके हाथ पांव काटे और उसके बाद उनको जलाने का भी काम किया। और उसके बाद उनके जो मंत्री है, कबीना मंत्री, वो मीडिया के सामने अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, कहते थे ये ब्राह्मण समाज के लोग ये सब जो है बहुत बड़े माफिया हैं और बदमाश किस्म के लोग हैं, इनका तो यही हश्र होना चाहिए था। और इसलिए ये जो कुछ भी हुआ, इससे हमारी सरकार ने हम उनको बधाई देना चाहिए। हम वहां गए रायबरेली, उनके घर पे गए और सोचा कि ये तो बड़े भारी माफिया हैं, इनके घरों में तो बड़ा पैसा होगा, बड़ी कोठी होगी। और वहां जाकर के देखा तो उनके पास तो मकान भी नहीं था, कोठी क्या होगी, उनकी तो कच्ची झोपड़ी थी 10 फुट बाई 12 फुट की, और उसको भी इन्होंने जलाने का काम किया। और उसके बाद में इन्होंने सिलसिला लगा दिया ब्राह्मण समाज के ऊपर, एक के बाद एक हत्याएं, और न हत्या हो तो गोली से मार दो, इनकाउंटर कर दो। महोबा में आपने देखा कि एक व्यापारी ब्राह्मण समाज का, वो ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में बहुत पसंद था, इसलिए क्योंकि वो उनके हर छोटी बड़ी काम करता था, गरीबों का काम करता था। उससे नाराज हो गए कि तुम ये सब काम बंद करो, उसको धमकी दी गई, वो नहीं माना।
तो उसके बाद क्या हुआ, उसको उसी की गाड़ी में रोक करके और उसकी गाड़ी के अंदर उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। और बाद में कहा गया जब शोर बचा पूरे बुंदेलखंड में, तो कहा गया कि नहीं नहीं उसकी हत्या नहीं की, उसने तो खुद आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब बाद में रिकॉर्डिंग आई है, टेलीफोन की और चीजें आई सामने, उससे पता लग गया कि उसको तो पहले से ही धमकी दे दी गई थी तुम मार दिए जाओगे, और अधिकारी ने जिसने मारा था उसको विदा कर दिया गया। उससे कहा गया तुम प्रदेश छोड़ के चले जाओ, तुम प्रदेश छोड़ के अब निश्चित होकर के जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहां पर जाके रहने का काम करो और हम तुम्हारी देखभाल करने का काम करेंगे। जब मामला ठंडा हो गया तब तुम आ जाना। इतना ही नहीं, गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री जी खुद रहते हैं, जहां के वो खुद हैं तो वैसे वो उत्तराखंड के, लेकिन गोरखपुर में मठ है वहीं पर, वहां पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट, उसको ब्राह्मण समाज का था, वो भी उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। इलाहाबाद में हो गई, लखनऊ में ब्राह्मण समाज के एक अधिवक्ता की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। ब्राह्मण समाज के लिए इसके उसके बाद कोई जांच भी नहीं होती है, कोई उसमें इंक्वायरी नहीं होती, कोई पकड़ा धरवा नहीं जाता है। बिकरू कांड को लेकर के उन्नाव के पास कानपुर के उन्होंने कितनी हत्याएं करा दी। एक दो ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा हो तो मारा, बताइए आप। उनकी तो जो उसमें कहते हैं कि मुख्य थे उनकी तो गाड़ी पलटी, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, पकड़ के ला रहे थे, गाड़ी पलटती है और उसके बाद शूट आउट हो जाता है। कहते हैं कि एक रिपोर्ट भी बना करके दे दी, इंक्वायरी रिपोर्ट, सब ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं, कोई गलत नहीं हो। इस तरह की फर्जी रिपोर्टें बनाने का इनका एक ऐसा तरीका निकल आया, जो चाहे वो लिखवा दो, पर ऐसी फर्जी रिपोर्टों को जिसके तहत में अपने को क्लीन चिट देने का, खुद को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, इन सबकी इंक्वायरी दोबारा होगी जब आपकी अपनी सरकार आएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, सब असलियत सामने लाई जाएगी और जो लोग भी मुजरिम है वो सब सामने लाए जाएंगे। 17.5 साल के लड़के को हरियाणा से उठा लिया ब्राह्मण समाज के और उठा करके उसको ला करके टावा के पास उसकी भी गाड़ी पलटती है, वो भी बाहर निकलता है, उसका भी एनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद एक और एनकाउंटर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कितने एनकाउंटर कर डाले, यहां तक कि राजधानी में पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए और वहां से भी जाकर के राकेश पांडे, वो तो अपने माता पिता को देखभाल करने के लिए गया था, वहां पर उन कोरोना से पीड़ित थे, उनकी देखभाल कर रहा था, घर से माता पिता के सामने घसीट के ले गए और ले जाकर के कंटोनमेंट में लखनऊ के वहां पर उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको गोलियों से भून दिया। तिवारी, विनय तिवारी, वो अपना काम करके घर वापस लौट रहा था, एप्पल कंपनी में काम करता था, लेकिन नहीं, उसको भी गाड़ी रोकी, नाम पूछा, ब्राह्मण हो, हाँ, गोली मार दिया। एक ने 3 तो शूट आउट खाली लखनऊ में कर दिए। कौन सा ऐसा शहर छोड़ा है जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों का कत्ल खुलेआम दिन दहाड़े में कर दिया गया हो, या गोलियों से, सरकारी गोली से न मार दिया गया, वो भी कत्ल ही होता है। जिस तरह से एनकाउंटर होता है वो सभी लोग जानते हैं। और बिकरू कांड में तो उन्होंने वहां के कानपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहां के जितने भी मजबूत ब्राह्मण हैं, उनका नाम उसमें दर्ज करा करके, फर्जी नाम दर्ज करा करके उनको भी जेल के पीछे भेजने का काम किया। और एक दो नहीं, 50 से ज्यादा लोग आज भी जेल के पीछे बंद हैं, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था, जो कानपुर में थे ही नहीं, जो बाहर थे, उनको भी उठवाने का काम किया। कहते हैं कि जितने मजबूत आदमी हैं, इस मौके का फायदा उठाओ और ये ब्राह्मण समाज के लोगों को सबक सिखाना है, इसलिए इनके नाम उसमें लिख दो और इनको जेल के पीछे डाल दो। अगर मार नहीं सकते हो तो जेल के पीछे डाल दो और वहां पढ़ने रहने दो 15-20 साल तक, मुकदमा भी नहीं चलाओ और वहीं पर ये बैठे बैठे सो जाएंगे। इन्होंने तो इतना यहां तक इस हद तक कर दी कि खुशी दुबे नाम की लड़की 16.5 साल की, उसकी शादी एक दिन पहले हुई थी, वो शादी होकर के अपने घर में 30 तारीख को पहुंचती है और 1 जुलाई को उसका पहला दिन था। 2 जुलाई 1920 को ये किस्सा हो जाता है, उसको भी उठा ले जाते हैं और उसको ले जाकर के पहले अज्ञात स्थान पर रखते हैं और फिर ले जाकर के जेल में बंद कर देते हैं और उसके बाद
जब ये पता लगा तो नाबालिग है तो उसको बाराबंकी में ले जाकर के वहां रिमांड होम है, उसमें 2 कमरे, उसमें 47 लड़कियां पहले से थी, उसको भी ले जाके उसमें बंद करने का काम किया। फिर ये हुआ कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। जब लगा इनको इसकी तो बेल हो ही जाएगी क्योंकि नाबालिग है, इसके हाथ में तो मेहंदी के अलावा कोई अस्त्र शस्त्र थे नहीं, तो कैसे इसको जेल में रखा जाएगा। तो उसके लिए पूरी तैयारी की, क्योंकि लखनऊ से आदेश था, निर्देश था, कुछ भी करना पड़े लेकिन इसको छूटना नहीं चाहिए। और इसीलिए खुशी दुबे अंदर रहे तो इसलिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई गई। वहां की अधीक्षिका जो थी उससे एक फर्जी सर्टिफिकेट लिखवाई और उसमें वो लिखती है कि ये 16.5 साल की लड़की कहती है, इसने अपनी अनसहेली जो वहां पर लड़कियां रहती है उनसे कहा है, उन लोगों ने हमको बताया है कि कहती है कि अगर हमारी बेल हो जाएगी तो बेल होने के बाद हम बाहर कर निकलेंगे तो हम इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए और इसी कारण से उसकी बेल खारिज करा दी गई। घर में जो काम करती थी महिला, 2 महिलाओं को, खुशी दुबे के पति को गोलियों से छलनी कर दिया, उन महिलाओं के पतियों को छलनी कर दिया, उसके बाद उनको भी जेल में उठा करके ले गए और उनको महिलाओं को तो ले गए जो काम करती थी, उसके साथ साथ में उसकी 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची, उसको भी जेल में ले गए और कहा कि इसको इस तरह से योजना बनाओ कि ये बच्चे इतने साल जेल में रहे अपनी अम्मा के साथ में, जिससे कि वहीं पर ये बड़े हो जाएं और इनको 15 से 20 साल निकलने न देना, ये वहीं पर वयस्क हो जाएं। इस तरह की सोच की भारतीय जनता पार्टी की अभी की सरकार की। वोट को आपसे मांग लिया इन्होंने धर्म के नाम पे और सुरक्षा के नाम पे, और ये सुरक्षा देने का काम किया इन्होंने। आप लोगों ने भी देखा कि दलित समाज के साथ किस तरह से किया इन्होंने, कैसे कैसे किस्से आपके सामने आए। और सबसे दर्दनाक किस्सा तो जिस तरीके से हम लोगों की बेटी दलित समाज की, और वो जो है हाथरस में उसके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में वो मर जाती है। जब उस मर जाती है तो उसके बाद उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं दिया जाता है। वो मांगते रहे, चिल्लाते रहे कि हमको अंतिम दर्शन तो कराने दो, हमको अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लेने दो। तो सब कुछ बंद कर दिया उठा करके सीटे के पीछे। मुखिया लखनऊ से बैठ करके उन्होंने आदेश दिया जिला मजिस्ट्रेट को कि देखते रहना, हम देख रहे हैं, किसी भी हालत में इसका शरीर इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग उसमें अपराधी थे फिर उनको बचाना था, वो चाहते थे उनको बचाना था। वहां पर इतनी पुलिस फोर्स लगा दी, इतनी बटालियन लगा दी, मीडिया के लोग जो पूरे देश के पहुंच गए थे वहां, उनको भी उठा करके 2 किलोमीटर तक दौड़ा के डंडों से उन्होंने भगाने का काम किया। बिलकती रही वहां, चिल्लाती रही कि हमको न करने दो अंतिम संस्कार, दिखा दो, चेहरा दिखा दो, न शरीर दिखाओ, चेहरा दिखा दो। लेकिन नहीं, उसको ले जा करके रात के 2:30 बजे किस तरीके से वहां मिट्टी का तेल डाल करके और पेट्रोल डाल करके जलवाने का काम किया पुलिस वालों के माध्यम से। ये सब ने देखा, प्रदेश वालों ने भी देखा, देश ने भी देखा, और इससे हम लोग हर जगह शर्मसार हुए। हम लोग तो पूरे विश्व में शर्मसार हुए, क्योंकि तो ये मंजर सबने देखा और दिखाने का काम किया कि ऐसा एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है वहां पर इस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार होता है। ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के नाम पे वोट मांग रहे थे। आप याद करिए, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से समाजवादी पार्टी में महिलाएं असुरक्षित थी, लोग असुरक्षित थे, जिस तरह से ब्राह्मण समाज अपमानित हो रहा था, जिस तरह से ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही थी और दलित समाज के को अपमानित और हत्याएं हो रही थी, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको याद होगा कन्नौज का नीरज मिश्रा का तो सभी को मालूम है कि नौजवान वो ब्राह्मण समाज का लड़का था, बहुत ही मजबूत किस्म का लड़का था। उसने कुछ विरोध करने का काम कर दिया था खड़े होकर के, और उसके बाद इतना नाराज हो गए कि नाराज होकर के कहा कि इसका कटा हुआ सर हम लखनऊ में देखना चाहेंगे। ये मैगजीन में और अखबारों में सब फोटो भी छपी थी, किस तरह से उसका कटा हुआ धड़ फिर वहां पर रहा और सर चला गया। उसकी मां बिलकती रही, उसने शरीर देखा तो वो उसकी भी जान चली गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में जब 2012 से आई थी तो उसमें भी ब्राह्मण समाज के लिए तो खुले अपने उन्होंने
अखबारों में छपा किस तरह से अपनी मीटिंग में ही कह दिया था कि ब्राह्मण समाज को जो है उसका किसी तरह से काम नहीं होना चाहिए, उसको अपमानित करने के अलावा उसका कोई काम नहीं होना चाहिए। और जब इसका विरोध राजा राम पांडे जी ने किया, जो उनके मंत्री थे और उनके पार्टी जब बनी थी, संस्थापक रहे थे, तो उनके ऊपर इतना नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि उनको इतना बेइज्जत किया कि उनका मंत्रिमंडल भी छीना, उनका घर भी छीना और सबके सामने बेइज्जत करके अपने घर से निकाला। वो इतना लज्जित हुए कि वो घर जाते जाते उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनको इतनी परेशानी, इतनी ग्लानि हुई, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इनकी जो सरकार 2003 में समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाई थी, जो आप सभी लोगों को याद है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो एमएलए थे उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस समय विलय कराया था और इनके साथ में मिला करके सरकार बनाने का काम कराया था और इनको समर्थन दे दिया था और कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया था और तब इनकी सरकार बनी थी। और जो उन्होंने उसके बाद हुआ था वो सबने देखा, चाहे वो दंगे हो, फसाद हो। बहन मायावती जी की सरकार में ये सब क्यों नहीं होता? क्योंकि बहन मायावती जी कानून द्वारा कानून का राज चलाती। उनके यहाँ उनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां ये नहीं देखती कि कौन मेरा है, कौन तुम्हारा है, कौन हमारी पार्टी का है या कौन उस दूसरी पार्टी का है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीएसपी का था, 15 दिन की पुरानी सरकार थी और उसने अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था। 2007 में बहन मायावती जी ने अपने घर में बुला करके वहीं से हथकड़ी लगवा के जेल में भिजवाने का काम किया था और सबने देखा था। बहन मायावती जी की जब सरकार चल रही थी तो जो महिलाएं हैं वो कितना अपने को सुरक्षित महसूस करती थी। वो घर के अगर रात में 12 बजे या 2 बजे भी कहीं अचानक जाने की जरूरत पड़ जाए किसी खास वजह से, वो बाहर निकलने में हिचकती नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कोई उनकी तरफ बुरी नजर उठा करके देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। इस बात का उनको मालूम था कि इससे हम निडर हैं। लेकिन आज ब्राह्मण समाज को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि 2007 में जब बहन मायावती जी की सरकार थी तब ब्राह्मण समाज कहां पर था और 2002 में ब्राह्मण समाज कहां था। याद करिए 2002 में ब्राह्मण समाज जो था 6 या 7 एमएलए खाली रह गए थे। राजनीतिक तौर पे बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया था ब्राह्मण समाज। कोई उनको पूछने का काम नहीं करता था, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता था। कोई मंच से तो छोड़िए, ऐसे भी ब्राह्मण समाज की कोई बात नहीं करता था। और ऐसे में जब बहन मायावती जी ने उनको राज्यसभा में भेजा था, उसके बाद हम समाज के बीच में निकले। हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे। जैसे इस समय हम ब्राह्मण समाज से वार्ता कर रहे हैं और समाज से भी कर रहे हैं, उस समय ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे और हर जिले में गए थे और हर जिले में जाकर के हमने कुछ बातें ब्राह्मण समाज के लोगों से की। हमने कहा था कि आप लोग हमारे पास आए, आपने कहा कि हम लोग तो शून्य होते जा रहे हैं और कुछ सोचना चाहिए, आप कुछ सोचिए। तो हमने उनसे कहा, क्या कहा? हमने उनसे 2-3 बातें मुख्य रूप से जो कही थी उनमें से थी। तो पहली बात क्या थी? हमने कहा था आप लोग पहले तो सोचिए कि इस स्थिति के लिए दोषी कौन है? दोषी तो हम लोग खुद हैं, ब्राह्मण समाज है, क्योंकि वो एकजुट होता नहीं है, एक साथ नहीं रहता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। अपने अगर एक ऊपर चढ़ रहा है तो उसको कैसे नीचे उतारा जाए, दूसरा चढ़ रहा है तो उसको कैसे नीचे उतारा जाए, हम क्यों नहीं चढ़ रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, इसी पे लगे रहते हैं। वो समाज के बारे में नहीं सोचते और इसलिए आपके साथ क्या हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि आप लोग आपस में बटे हुए हैं, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, आपकी शक्ति बटी रहेगी। आप आपस का बंटवारा छोड़िए, इकट्ठा होइए, अपने बीच की ऊंच नीच खत्म करिए। हम 20 विश्वा हैं, 16 विश्वा हैं, 12 विश्वा हैं, कानपुर ब्राह्मण है, सनातन है, सरजू पारी है, ये सब छोड़िए और छोड़ करके अपने आप को जब ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू करेंगे तब आप 16% हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 16% है ब्राह्मण समाज के लोग और 16% माने होता है 25 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर है आप लोग। और 3 करोड़ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है।
3 करोड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हमने साहब ने कहा था कि आप इकट्ठा तो हो रहे हैं, इकट्ठा हो भी गए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप लोग 16% भी अगर इकट्ठा हो जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे, तब भी ये गलत फहमी नहीं करनी चाहिए कि अब तो हम उत्तर प्रदेश की हर सीट को जीत लेंगे। सीट जीतने के लिए 16% नहीं चाहिए होता, सीट जीतने के लिए 30% के ऊपर चाहिए वोट, और 30% तो तभी होगा जबकि आप भाईचारा बनाएंगे। और किसके साथ में भाईचारा बनाएंगे? सबसे पहले हमने कहा था कि आप 23% दलित समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ में आप भाईचारा बनाइए, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और बैकवर्ड समाज के लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलकर के तो आप दोनों ही इतने भारी पड़ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की हर सीट को जीतने की ताकत रख लेंगे। ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ, एक साथ हुआ। याद करिए 9 जून 2005 को जब लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैदान में पूरे उत्तर प्रदेश घूमने के बाद में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग आए थे। 11,000 से ज्यादा लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी उस दिन मुख्य अतिथि थी, उनका स्वागत किया था। और स्वागत करने के बाद हमने जब बहन मायावती जी को गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण समाज की तरफ से भेंट की थी तो वो माइक पर लेकर के गई थी और उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद अपनी बात शुरू की थी और ब्राह्मण समाज की इतनी बड़ी संख्या में वहां पर 48 डिग्री टेम्परेचर में आते हुए देख करके, उनकी तैयारी को देख करके उन्होंने अपना पार्टी का नारा बदल दिया था। जो पहले नारा चला रहा था, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस दिन बहन मायावती जी ने नया नारा दिया और कहा कि अब हमारी पार्टी का नारा होगा, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और तैयारी के हिसाब से उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके चुनाव के मैदान में उतारने का काम किया। जहां 40 सीटों पर लड़े थे, उन्होंने 85 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोग उतारने का काम किया। जहां 3 जीते थे, वहां 45 लोग ब्राह्मण समाज के जीत करके और विधानसभा में पहुंचे थे। उसी में श्री नंबर डुबे जी। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज ने भी अपना योगदान बराबरी से करने का काम किया था। उन्होंने हमारा यह अनुरोध भाईचारे वाला उसको जमीन में भी लागू करने का काम किया था। जितनी सुरक्षित सीटें थी उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी पूरी ताकत लगा करके धन तन मन धन से उन सीटों पे जो समाज के लोग थे, दलित समाज के लोगों को जिताने का काम किया। और उसी का नतीजा था कि पिछले चुनाव में 16 सीटें जीते थे, लेकिन जब 2007 का गिनती खुली तो उस समय 62 सीटों पे जीतने का काम हुआ था और ये 2 लोग ही मिलकर के आधे से ज्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बहन मायावती जी ने ये सब देखने के बाद जब सरकार बनी 2 बहुमत की तो वो पीछे नहीं हटी। वो जो कहती है करके दिखाती है। अगर उस दिन उन्होंने मंच से कहा था कि हम आपका मान सम्मान लौटाने का काम करेंगे, हम आपका स्वाभिमान वापस कराने का काम करेंगे, तो जब सरकार बनी तो उन्होंने जब सर्व समाज को देने का काम किया, वो जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत सबको अपना अपना स्थान दिया, उचित स्थान दिया, और ब्राह्मण समाज को छोड़ा नहीं। ब्राह्मण समाज को भी उन्होंने सबसे आगे बढ़ करके दोनों हाथ खोल करके देने का काम किया। यहां तक कि जितना हमने भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा बढ़ करके देने का काम किया। उन्होंने 1-2 नहीं 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। मजबूत किस्म के जो मंत्रालय थे वो देने का काम किया। 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने कैबिनेट मंत्री का और दर्जा देकर के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एमएलसी बनाने का काम किया। विधान परिषद का अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज का बनाया। आधा दर्जन लोकसभा में एमपी ब्राह्मण समाज के भेजे। राज्यसभा में उन्होंने हमको 17 वर्ष से अपनी पार्टी का नेता बना रखा है, तो उन्होंने लोकसभा में भी उस समय उप नेता ब्राह्मण समाज का बनाया। और आज तो उन्होंने वहां पर रितेश पांडे जो ब्राह्मण समाज से हैं, उनको उन्होंने वहां लोकसभा में भी अपनी पार्टी का नेता बना के रखा हुआ। उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता
अतिरिक्त महाधिवक्ता, वकीलों में लगभग 5000 सरकारी वकील उन्होंने बनाने का ब्राह्मण समाज के लोगों को काम किया, जो कि उच्च न्यायालय से लेके और सिविल कोर्ट तक बनाने का काम किया और उनका 10 गुना मेहनताना भी बढ़ा करके सम्मानजनक मेहनताना पहुंचाने का काम किया। चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, डीजीपी ब्राह्मण समाज, लॉ सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े जहां मुख्य पद थे वहां ब्राह्मण समाज को उन्होंने बैठाने का काम किया। पदों में जहां सचिवालय हो या उसके बाहर हो, जिले में हो, अधिकारी जहां भी पोस्टिंग होती थी, चाहे पुलिस की हो, चाहे पीसीएस हो, पीपीएस हो, हर जगह ब्राह्मण समाज को उन्होंने उचित स्थान देकर के बैठाला, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो काम होते हैं। फिर उन्होंने वहां भी बैठाने का काम किया। उन्होंने जहां पर पूरे प्रदेश का उन्होंने विकास करने का काम किया, जैसे 29,000 उन्होंने अम्बेडकर ग्राम को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 28,000 से ज्यादा उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। 23 नए जिले बनाने का काम किया। जब एक जिला बनता है तो उसमें सारे कार्य करने पड़ते हैं। 23 नए जिले बनाने का काम किया। उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। 7 अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी जहां बनाने का काम किया, उसमें से एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जो कि विश्व में अपने आप में अकेली यूनिवर्सिटी है, वो लखनऊ में है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से वो विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, जहां पूरे देश और विदेश के भी विकलांगजन आते हैं और उनको उच्च शिक्षा मिलने का काम होता है। वो बहन मायावती जी ने देने का काम किया। 5000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5000 जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने विकास की पूरी हर तरफ छड़ी लगा दी। उन्होंने एक तरफ से एक दूसरी तरफ विकास बनाने का काम किया। बिजली की व्यवस्था जो थी इतनी जर्जर थी उत्तर प्रदेश की, 6000 मेगावाट वाली बिजली का उत्पादन होता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 13,500 मेगावाट बनाने का काम किया, जिससे कि लोगों को बिजली मिल सके। किसानों के लिए उन्होंने जो उनका गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा था, उनको कई वर्षों से नहीं मिला था, आते ही उन्होंने 3 महीने के अंदर वो पूरा पैसा दिलाने का काम किया। एक नया पैसा उनको उनका दाम भी बढ़ाने का काम किया। बहन मायावती जी ने एक तरफ जहां पूरा विकास करने का काम किया, जहां आस्था के स्थान है ब्राह्मण समाज के, उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने वृंदावन में समग्र विकास करा। वहां पर पूरे वृंदावन में सीवर लाइन नहीं थी, सीवर लाइन बिछवाने का काम किया। पानी नहीं था, पानी की लाइन देने का काम किया। अस्पताल नहीं था, 100 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया। आधुनिक अस्पताल बनाने का काम किया। विधवा आश्रम बनाने का काम किया। बिजली नहीं आती थी वृंदावन में और मथुरा में, तो उन्होंने वहां पर बिजली घर बनाने का काम किया। बस अड्डा नहीं था, लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चल के आना पड़ता था। उन्होंने नया बस अड्डा बनाने का काम किया। उन्होंने समग्र विकास करा पूरे वृंदावन। उन्होंने बिठूर में, आपके यहाँ से तो बहुत करीब है, बिठूर में जहाँ माँ सीता रही थी, जहां पर लवकुश रहे थे, जहां वाल्मीकि जी का आश्रम था, महेश वाल्मीकि का आश्रम था, उन्होंने उसका भी समग्र विकास करने का काम किया और पूरी तरीके से उसका विकास करके तभी उसको छोड़ने का काम किया। उन्होंने वाराणसी में जो 80 घाट थे, उन 80 घाटों को बनाने का काम किया, घाटों को आपस में जोड़ने का काम किया। वाराणसी में लोगों की आस्था है, वहां पर जाकर के लोग जाते हैं और पूरे देश से आते हैं। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने वहां फ्लाईओवर, अकेला एक फ्लाईओवर जो है वो बहन मायावती जी द्वारा बनाया गया था, जिससे लोग सुचारू व्यवस्था के साथ में वहां आ सके और जा सके। घाटों को ठीक सौंदर्यीकरण करने का काम किया था। वहां सीवर जो था, सीधे गंगा जी में गिरता था, तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया था, जिससे कि माँ गंगा के अंदर अशुद्धि ना हो। इससे काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो काशी विश्वनाथ में जाकर के सिर्फ विध्वंस करने का काम किया। वहां हम दर्शन करके आए। हमने अयोध्या से शुरू किया था, फिर वृंदावन गए, फिर हम काशी विश्वनाथ गए, वहां पर दर्शन किए हमने, उसके बाद वहां के कार्यक्रम किए। लेकिन जब वहां दर्शन करने पहुंचे तो वहां का तो पूरा स्वरूप ही बदला हुआ था। वहां देख करके तो इतना अफसोस हुआ कि ये काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जो आप लोग नहीं गए होंगे और जो पहले गए थे अब जाएंगे तो आपको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि वह मंदिर के अंदर से काशी विश्वनाथ जी स्वयं रह गए, शिव जी का वो रह गया था, उसके अलावा वहां कुछ नहीं बचा। उनके आसपास में वहां मां अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर था, उन्हीं मूर्ति वहीं पर लगी थी। उनके मां पार्वती का मूर्ति लगी हुई थी, हनुमान जी की थी, वहां पर गणेश जी की थी, और ये सब प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी।
इन सबको हटा दिया गया। इनको हटा करके उनके जो मंदिर जहां वो बैठे थे, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, इनको हटा करके उनको तोड़ने का काम किया। वहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि ठेके में दिया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों 400 करोड़ का ठेका देके उसमें मॉल बनेगा और वहां पर सारे जितना रास्ते में मंदिर आए उन सबको ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त करने के बाद उनका मलबा ले जाकर गंगा जी में डाल दिया गया। जहां कणिका घाट थी, जहां 24 घंटे शवदाह होता है, अकेला एक ऐसा स्थान है जहां पर शव का दहन पूरे 24 घंटे चलता है। उन्होंने उसका भी रूप बदलने का काम किया, वहां पर जाकर के मलबा डालने का काम किया। जो सैकड़ों की संख्या में हजारों साल पुराने शिवलिंग थे, उन सबको वहां से हटा दिया और हटा करके कुछ को गंगा जी में डाल दिया और कुछ को वहां लंका थाना है उसमें बोरों में भर के डालने का काम कर दिया। उन्होंने तो गंगा जी का स्वरूप ही बदल दिया। वो एक चंद्राकार रूप में आती थी और माथा टेक करके शिव जी का मंदिर जहां पर चली जाती थी, लेकिन उन्होंने वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं, ये मलबा डाल करके, जिससे कि लोग बाहर से जो VIP आए वो बैठ करके बोट से आए, उसमें उतरे और फिर गाड़ी से मंदिर के अंदर घुस जाए। वहां पर अब जो है मंदिर का रूप नहीं रह गया, वहां पर उसको एक ऐसा बना दिया जैसे कि कोई पर्यटक स्थल बन रहा है, इस तरह का बनाने का काम किया और कहते हैं कि हम तो वहां का उद्धार कर रहे हैं, हम तो काशी जी का, विश्वनाथ जी का उद्धार करने आ रहे हैं। इसलिए इनका असली चेहरा जानिए, इनको पहचानिए। और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग तो फिर से जब ये आते हैं बीच में तो भगवान का नाम देते हैं और धर्म का नाम देते हैं और वोट ले जाने का काम करते हैं। अब की बार इनका असली चेहरा इनको दिखा दीजिएगा, कहिएगा कि आपका मुखौटा पर उतर गया है, आपका असली चेहरा हमको दिखने लगा है और इस चेहरे को पहचानिए। आप इनके मुखौटे पर मत जाइएगा और अब की बार इकट्ठा होकर के एक साथ एकजुट होकर के इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने साथ सीमित न करके इसको बाहर भी ले जाने का काम करिए। गांव-गांव अपने परिवार के बीच में जाइए, अपने परिजनों के बीच में जाइए और इन सब बातों को उनको बताइए और उनसे कहिए कि इसको और आगे पहुंचाने का काम करें। और इन तक जब ये कर लेंगे आप, तभी आप 2022 में अपनी खुद की सरकार बना पाएंगे और अपनी आप खुद की सरकार तभी बना पाएंगे। और इस सरकार को बनाने पर आपको जो आपका योगदान होगा उसके लिए आपको खुद बाद में प्रसन्नता होगी, क्योंकि आप आज उत्तर प्रदेश में जो हाल है वहां पर प्रबुद्ध वर्ग में कोई भी हो वो सब परेशान, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो और चाहे खासतौर से वकील। जो उत्तर प्रदेश के वकील हैं वो आज हमारे साथ में क्यों इकट्ठा होकर खड़े, इसलिए नहीं कि हम भी वकील हैं या हम भी सीनियर एडवोकेट हैं और या हम बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, हम उनके साथ में रहे, उनकी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने उनके साथ में उनके हक के लिए लड़ी है। हम लोग उनके लिए एक्ट बना के लाए थे, जब हम चेयरमैन थे वेलफेयर एक्ट बनाने का काम किया था, तब वो उस समय हम चेयरमैन बार काउंसिल के थे। लेकिन आज ये वकीलों का जो कर्तव्य है वो आपकी ही तरह है। ये जो अधिवक्ता लोग हैं वो इस बात का एहसास कर रहे हैं और हमसे मिल भी रहे हैं। आज हमने कहा इस लड़ाई में हम आपके साथ में हम, और इसलिए है क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम रोज मिलते हैं सैकड़ों लोगों से और उनका काम करते हैं। हम भी उनको सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे और सही बात बताने का काम करेंगे। और जिस तरह से हमको आज यहाँ पर भी वकीलों का जिस तरह से समर्थन मिला है, और आपने भी देखा कि हमने तो नाम भी पढ़े आपके सामने, बार एसोसिएशन, यहाँ की बार एसोसिएशन में हम कई बार गए, पहले भी जा चुके हैं, कई बार आए हैं। और यहाँ की इतनी जागरूक बार एसोसिएशन है कि वो जो तय कर लेते हैं वो लोग, फिर वो उन्नाव के हर घर में वो बात पहुंचने का काम होता है। जैसे ब्राह्मण जो तय कर लेता है वो हर घर में पहुंचाने का काम करता है, इसी तरह से अधिवक्ता भाई लोग भी करते हैं। इसलिए आप सब लोग मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करिए और अब की बात आने वाले वर्ष में 2022 में अपनी खुद की सरकार बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाने का काम करिए और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।